इतिहास में तकरीबन सभी सभ्यताओं में सत्ता और ताकत के लिए खून की नदियां बही हैं। अगर शासक अच्छा होता है तो जनता खुश रहती है, लेकिन अगर शासक क्रूर हुआ, तानाशाह हुआ, तो प्रजा को खून के आंसू रोने पड़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चाइनीज सभ्यता की इकलौती महिला शासक वू जेटेन की। ये बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव और क्रूर स्वभाव वाली महिला थी, जिसमें सत्ता हासिल करने के लिए पहले तो अपने बच्चों को मरवा डाला, उसके बाद अपने ही बेटे से शारीरिक संबंध बनाए। वीडियो में आखिर तक बने रहना हमारे साथ। वू जेटियन का जन्म अपने समय के एक अमीर चाइनीज परिवार में हुआ। घर परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन महिलाओं पर कुछ ज्यादा ही बंदिश थी। उन्हें शिक्षा के साथ साथ समाज में आर्थिक रूप से खड़े रहने का भी अधिकार नहीं था। वू जेटियन के पिता उसे बचपन से ही काफी प्रेम करते थे और वह चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ काबिल बने। जेटेन का पिता का नाम वू शियू था। पुरानी परंपराओं और लोगों की बातों को एक किनारे रखकर उनके पिता ने अपनी बेटी को शासन प्रशासन से जुड़े सरकारी मामलों, संगीत और कला की दुनिया के विषय में पढ़ाई करवाना शुरू कर दिया। वू जेटेन धीरे धीरे संगीत, साहित्य, लेखन और राजकाज के मामले में वो आगे बढ़ती गई। आगे चलकर वो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट होती चली गई। धीरे धीरे जेटेन की उम्र 14 साल की हो गई। वो खूबसूरत और अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ रखने वाली थी। एक दिन गाना गाते हुए उस समय के कालीन राजा ताइजांग ने उन्हें सुन लिया। उन्हें जेटिन इतने पसंद आ गई कि उन्होंने उसे अपनी मेड बनाने का फैसला कर लिया। अब जेटिन राजा की उपपत्नी बनने जा रही थी। उसका स्थान रानी से ठीक नीचे होता है। हकीकत में ये राजा की रखैल होती है, लेकिन इन लड़कियों को और उनके परिवार को राज परिवार से जुड़ने का मौका मिल जाता है। रानी के बाद राज दरबार में जेटिन का नंबर था। बहुत खूबसूरत और आकर्षक होने के साथ साथ संगीत कला में माहिर जेटेन ने धीरे धीरे अपने प्यार का जाल राजा के आसपास कुछ ऐसा बुना कि राजा उस पर फिदा हो गया। जब राजा बीमार पड़े तो उसके आसपास रहकर जेटेन ने जहां एक तरफ उनकी काफी सेवा की, वहीं राजकाज में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। सम्राट ताइजू के बाद उनके बेटे लीजू भी उसके उत्तराधिकारी थे। एक दिन लीजू राजा के पास उनके दरबार में आए, जहां उन्होंने जेटिन को देखा। जेटिन की खूबसूरत और आकर्षकता को देखकर वो उस पर लट्टू हो गए। धीरे धीरे जेटिन को भी ये बात समझ में आ गई कि राज्य का उत्तराधिकारी उसके रूप के जाल में फंसने के लिए बेताब है। फिर क्या था, जेटिन ने अपने रूप के जाल का एक छोर ली की तरफ फेंक दिया और वो उसमें फंस गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। ली जेटिन का रिश्ता राजा की पीठ के पीछे चल रहा था। 649 ईसा पूर्व जब राजा की मृत्यु हुई, तब ली राजा बना। उसे गांव जोंग की उपाधि से सम्मानित किया गया। उस वक्त का यह नियम था कि अगर कोई राजा मर जाता था तो उसकी सारी की सारी पत्नियों और उपपत्नियों को विधवा का वेश धारण करके अलग आश्रम में रहना पड़ता था। कुछ ऐसा ही जेटिन के साथ हुआ, लेकिन उसे ये जिंदगी रास नहीं आ रही थी। उसे इंतजार था ली के सम्राट बनने का। इसके बाद 650 ईसा पूर्व ली सम्राट बन गया। इसके बाद उसने जेटिन को विधवा आश्रम से अपने पास बुला लिया। सैनिक जेटिन को सम्मान से राजमहल ले आए। इसके बाद जेटिन ली की पहली उपपत्नी बनी। ये ली यानी गाओ जोंग की पहली उपपत्नी बनी। इसे जोई की उपाधि मिली। उस समय ये उपाधि राजा की पहली उपपत्नी को दी जाती थी। ली यानी सम्राट गाओ जोंग की ऑफिशियल वाइफ वांग थी, जिसे वो ज्यादा ही पसंद नहीं करता था। रानी वांग मां नहीं बन सकती थी। इधर जेटिन के मन में सपना था वो किसी भी तरीके से रानी वांग को हटाकर उसकी जगह खुद राज्य की साम्राज्ञी बन जाए। ईसा पूर्व साल 654 में जेटिन ली के बच्चे की मां बनी। उसने सोचा वो राज्य को वारिस दे रही है, इसलिए राजा की नजरों में उसके नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन हकीकत में उसे एक लड़की पैदा हुई। जेटिन की चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। गुस्से में आकर उसने अपनी बेटी का गला दबाकर उसे मार दिया, लेकिन उसका इल्जाम रानी वांग पर लगा दिया। उसने ये कहा कि रानी के बच्चे नहीं पैदा हो रहे, इसी जलन में उसने मेरे बच्चे की हत्या कर दी। राजा को जेटिन की बात पर यकीन हो गया और उसने रानी वांग को उसके पद से हटा दिया। रानी जेल चली गई और उसी की जगह पर अब वू जेटिन पूरे साम्राज्य की महारानी बन गई। ईसा पूर्व साल 655 में महारानी वू जेटिन ने 2 लड़कों को जन्म दिया। जेटिन उस समय उस साम्राज्य में राजा के बाद सबसे शक्तिशाली बन गई थी। उसके पास सबसे अधिक न्यायिक शक्ति आ गई, लेकिन वो क्रूर और खतरनाक स्वभाव की महिला थी। इतिहासकार बताते हैं ये वो समय था जब तांग साम्राज्य अपने शिखर काल में था और महारानी की ताकत धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में बढ़ती चली जा रही थी। उसका प्रभुत्व लोगों पर अपनी धाक जमा रहा था। 18 से ज्यादा सालों तक उसने न्यायिक प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए रखी। जब भी राजा न्याय के सिलसिले में कहीं और जाता था तो ये भी उसके साथ ही जाती थी। रानी ने अपनी राज मुद्रा भी बनवा ली ताकि किसी भी सरकारी दस्तावेज को उसकी मंजूरी मिले बिना वैध नहीं माना जाए।
कंडीशन यहाँ तक हो गई कि सम्राट ली भी कोई भी डिसीजन कंफर्म करने से पहले रानी से डिस्कशन जरूर करते थे। ईसा पूर्व साल 683 में सम्राट ली की मृत्यु हो गई। इसके बाद वू जेटियन के हाथ में सारी सत्ता आ गई और उसने अपने बेटे ली जे को झांग जांग की उपाधि देते हुए सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन उस समय झोंग जांग ये समझ चुका था कि उसे अपनी माँ की कठपुतली बनकर रहना होगा। उसने अपनी माँ को मरवाने की योजना बनवाई, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट होने से पहले ही महारानी को इसकी योजना का पता चल गया। लिहाजा उसने अपने बेटे को झोंग जांग, उसकी पत्नी डॉबी और जेटियन और उसके तमाम साथियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। राज सिंहासन एक बार फिर खाली हो गया। महारानी तो जल्द ही नए सम्राट की घोषणा करने वाली थी, क्योंकि उस समय की प्रजा किसी स्त्री के अंडर में रहना अपना अपमान समझती थी। प्रजा किसी स्त्री के राज में नहीं रहना चाहती थी। लिहाजा रानी ने अपने छोटे बेटे ली डॉन को सम्राट बना दिया और उसे रुईजांग की उपाधि दी। हालांकि ये केवल नाम का राजा था, असली शासन रानी जेटियन ही कर रही थी। लेकिन इसके बाद जेटियन ने क्रूरता की जो नई कहानी लिखी, उसने चीन के इतिहास को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। राज दरबार में राजा की कुर्सी पर महारानी ही बैठा करती थी, वही सारे फैसले लिया करती थी। राज्य में अपनी सिचुएशन को और मजबूत करने के लिए उसने अपने तमाम विरोधियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार में ही लोगों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने अपने पोते पोतियों को भी मारने का आदेश दे दिया। इस दौरान महारानी ने बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करवाई और उन्हें आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर किया। महारानी का स्पाई नेटवर्क इतना ताकतवर था, इसका पता इस बात से चलता है कि अगर उसके साम्राज्य में कोई भी उसके खिलाफ योजना बनाता है तो उसकी खबर पहले ही महारानी को पता लग जाती थी और महारानी अपने विरोधियों के कोई एक्शन लेने से पहले उनको कुचल डालती थी। उनके जासूसों का नेटवर्क उनके साम्राज्य में उनको स्टेबिलिटी देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। लेकिन इसके बाद महारानी ने जो काम किए, उसने लोगों में उसकी छवि को और अच्छा किया। महारानी का मानना था कि आपको धोखा देने वाला आपका ही कोई अपना होता है, इसलिए अपने शासन प्रशासन के सभी पदों में अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा, बल्कि जनता के बीच से निकालकर योग्य व्यक्तियों को उन पदों पर रखा। इससे लोगों के मन में महारानी के प्रति भरोसा बढ़ गया। राज्य की इकोनॉमी ग्रोथ करने लगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरने लगा। इसके बाद महारानी ने मध्य एशिया में चीनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की और तिब्बत के पश्चिमी हिस्से तक अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया। महारानी बौद्ध धर्म को मानती थी और उसने बौद्ध धर्म के कई धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। जेंट्स वाइल्ड गूज पगोड़ा, हैनन प्रांत के लांगमैन गुट्टोस जैसे स्थान प्रमुख है। ये आज भी चीन में काफी पॉपुलर हैं और लोग इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। ईसा पूर्व सन 690 के बाद महारानी की सत्ता पर पकड़ ढीली होने लगी और इसका कारण महारानी का अय्याश स्वभाव। सत्ता पर सख्ती से पैर जमाने के बाद उसकी इच्छा थी वो अमर हो जाए। वो मानती थी कि अगर वो अपने से कम उम्र के पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो वो अमर हो सकती है और इसलिए वो इस तरह की रंग रलियों में बिजी रहने लगी। 704 में महारानी के साम्राज्य में तख्ता पलट हो गया। महारानी का पहला बेटा ली जांग और उसकी बहू ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। महारानी वू जेटियन अपनी सत्ता छोड़ने पर मजबूर हो गई। इसके बाद महारानी बीमार रहने लगी और 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। महारानी की कहानी हमें ये बताती कि संसार में दौलत, शोहरत, रुतबा, रुपया, पैसा, शासन प्रशासन और ताकत हमेशा किसी के पास नहीं रहते। ये समय के साथ बदलते हैं। इंसान को कभी भी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वक्त का बेरहम चेहरा उसे सबक जरूर सिखाता है। महारानी ना तो अमर हो पाई, ना ही उसके हाथ में सत्ता रही। दोस्तों, हमें यकीन है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर अपनी राय देना जरूर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।